आज हम बात करने वाले हैं इतिहास के एक ऐसे काले दिन की। एक ऐसा दिन जब जश्न का माहौल पल भर में मातम में बदल गया। देखिए, जलियांवाला बाग सिर्फ एक घटना नहीं है। ये वो पल था जिसने भारत की आज़ादी की लड़ाई की दिशा ही बदल दी। तो चलिए इस कहानी की हर परत को खोल कर देखते हैं। जरा सोचिए, एक तरफ बैसाखी का त्योहार है, लोग हैं, परिवार हैं, सब शांति से जमा हुए हैं। और फिर अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट गूंज उठती है। यही यही वो भयानक सच्चाई है जो इस दिन को एक ऐसा जख्म बना देती है जो कभी भर नहीं सकता। तो आज हम क्या क्या देखने वाले? सबसे पहले, कैसे एक त्योहार एक नरसंहार बन गया। फिर वो क्या वजह थी जो इस त्रासदी तक ले आईं। उन खौफनाक 10 मिनटों में असल में हुआ क्या था। इसके बाद दुनिया भर में क्या रिएक्शन आया, और आखिर में इसकी विरासत आज भी हमारे साथ कैसे जुड़ी हुई है। तो सबसे पहला और बड़ा सवाल यही है कि आखिर 13 अप्रैल 1919 को हुआ क्या था। बैसाखी मनाने के लिए जो भीड़ जमा हुई थी, वो कैसे अचानक मौत के मुंह में चली गई। यहाँ एक बात बिल्कुल साफ कर लेनी चाहिए, ये कोई लड़ाई नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये एक तरफा हमला था उन निहत्थे लोगों पर जिनमें औरतें और बच्चे तक शामिल थे। लेकिन ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ। इस भयानक हिंसा की आग असल में काफी समय से सुलग रही थी। तो चलिए समझते हैं कि वो कौन सी वजह थी जिन्होंने इस आग को भड़काया। इस टाइमलाइन पर एक नजर डालते हैं। देखिए, पहले वर्ल्ड वॉर में भारतीयों ने अंग्रेजों का बढ़ चढ़कर साथ दिया। उम्मीद थी कि बदले में कुछ अधिकार मिलेंगे, कुछ स्वायत्तता मिलेगी। पर मिला क्या? रॉलेट एक्ट जैसा एक काला कानून। इसे एक बहुत बड़े धोखे की तरह देखा गया, और बस यहीं से गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में विरोध की एक लहर शुरू हो गई। तो सवाल ये है कि ये रॉलेट एक्ट था क्या भला? सीधी सादी भाषा में कहें तो ये अंग्रेजों को एक ऐसी बेहिसाब ताकत देता था जिससे वो किसी भी भारतीय को, किसी को भी बिना कोई वजह बताए, बिना अदालत ले जाए सीधे जेल में डाल सकते थे। जाहिर सी बात है, इस कानून ने लोगों के गुस्से की आग में घी डालने का काम किया। और अब हम वापस लौटते हैं उसी दिन पर। बात करते हैं उन खौफनाक 10 मिनटों की जिन्होंने एक शांतिपूर्ण सभा को मौत के मैदान में तब्दील कर दिया। देखिए, जलियांवाला बाग की जो बनावट थी ना, वो खुद एक मौत का जाल थी। जरा सोचकर देखिए, चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें, और बाहर निकलने के लिए बस गिने चुने तंग से रास्ते। और जैसे ही सैनिकों ने आने जाने का मुख्य रास्ता बंद किया, बस सारे लोग अंदर फंसकर रह गए। भागने का कोई रास्ता ही नहीं बचा था। फिर जनरल डायर अपने 50 सैनिकों के साथ उस बाग में घुस आया, और उनके हाथों में थी .303 ली एनफील्ड राइफलें, जो उस जमाने के सबसे खतरनाक हथियारों में से एक थीं। और फिर बिना एक शब्द कहे, बिना किसी चेतावनी के गोलीबारी शुरू हो गई। पूरे 10 मिनट तक लगातार बिना रुके उस बेबस निहत्ती भीड़ पर गोलियां चलती रहीं, तब तक जब तक कि सैनिकों का गोला बारूद लगभग खत्म नहीं हो गया। कुल मिलाकर 1650 राउंड्स गोलियां दागी गईं। ये नंबर खुद बताता है कि मकसद सिर्फ भीड़ को हटाना नहीं था, मकसद था ज्यादा से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतारना। और इस बर्बरता के निशान आज भी वहां मौजूद हैं। जलियांवाला बाग की दीवारों पर गोलियों के वो निशान आज भी उस खौफनाक दिन की कहानी सुनाते हैं। कोई भी जाके उन्हें आज भी देख सकता है। गोलियों की उस बौछार से बचने की एक आखिरी बेबस कोशिश में न जाने कितने ही लोगों ने बाग के अंदर बने एक कुएं में छलांग लगा दी। आज हम सब उस कुएं को शहीदी कुआं के नाम से जानते हैं। और आंकड़े सच में दिल दहला देने वाले हैं। बाद में जब लाशें निकाली गईं, तो सिर्फ उस एक कुएं से 120 शव बरामद हुए। अब मरने वालों की संख्या को लेकर भी दो अलग-अलग कहानियां सामने आती हैं। अंग्रेज सरकार का ऑफिशियल फिगर था करीब 379 मौतें। वहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस का अनुमान था कि 1000 से भी ज्यादा लोग मारे गए थे। ये सिर्फ नंबरों का फर्क नहीं है, ये शासक और शासित के सच के बीच की एक बहुत बड़ी खाई को दिखाता है। जैसे ही इस नरसंहार की खबर बाहर निकली, पूरे भारत और यहाँ तक कि ब्रिटेन में भी एक भूचाल सा आ गया। इस एक घटना ने अंग्रेजों और भारतीयों के बीच भरोसे की जो भी पतली मोटी दीवार बची थी, उसे पूरी तरह से ढा दिया। और हैरानी की बात देखिए कि ब्रिटेन के अंदर भी इस घटना की जबरदस्त निंदा हुई। खुद विंस्टन चर्चिल ने, जो उस वक्त वॉर सेक्रेटरी थे, ब्रिटिश पार्लियामेंट में इसे एक मॉन्स्ट्रस इवेंट यानी एक राक्षसी घटना कहा।
भारत में तो खैर गुस्से और दुख की एक लहर दौड़ गई। नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर ने इसके विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। उनका कहना था कि जब देश इतने बड़े अपमान से गुजर रहा हो तो ऐसे सम्मान सिर्फ हमारी शर्म को और भी ज्यादा नुमाया करते हैं। हाँ, दिखाने के लिए एक सरकारी जांच बिठाई गई जिसे हंटर कमीशन का नाम दिया गया। इस कमीशन ने जनरल डायर के काम की निंदा भी की, उसे एक गंभीर गलती बताया। लेकिन क्या असल में इंसाफ हुआ? नहीं, उसके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस नहीं चला, उसे सिर्फ उसकी कमांड से हटा दिया गया। और इंसाफ के इस मजाक ने भारतीयों के गुस्से को और भी ज्यादा भड़का दिया। जलियांवाला बाग का असर सिर्फ उसी दिन खत्म नहीं हो गया। नहीं, इसकी गूंज आने वाले कई दशकों तक सुनाई देती रही और इसने भारत के भविष्य की कहानी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। देखिए इस एक घटना ने क्या क्या बदला। सबसे पहले इसने ब्रिटिश न्याय पर भरोसा करने वाले करोड़ों भारतीयों का विश्वास तोड़ दिया। इसने गांधी जी के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन की नींव रखी। बदले की आग भी दिलों में जलती रही, जिसका नतीजा 21 साल बाद दिखा जब शहीद ऊधम सिंह ने लंदन में जाकर बदला लिया। और ये सिलसिला आज तक जारी है। आज भी ब्रिटिश सरकार से एक औपचारिक माफी की मांग की जाती है। तो कुल मिलाकर जलियांवाला बाग इतिहास का सिर्फ एक पन्ना नहीं, बल्कि ये अंग्रेजी हुकूमत की क्रूरता का एक जीता जागता प्रतीक बन गया। ये वो मोड़ था जिसने ब्रिटिश न्याय से लोगों का भरोसा हमेशा के लिए खत्म कर दिया और आज़ादी की लड़ाई में एक नई और ज्यादा तेज आग फूंक दी। और आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब हम इतिहास को बदल तो नहीं सकते, तो फिर उसके शिकार हुए लोगों के प्रति हमारी और आने वाली पीढ़ियों की क्या जिम्मेदारी बनती है। ये एक ऐसा सवाल है जो न्याय और यादों की अनसुलझी दास्तानों पर हमें आज भी सोचने पर मजबूर करता है।